तो स्वागत है दोस्तों आज के हमारे नए प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में हम बेसिक्स HTML, बेसिक CSS और थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे और उसमें से सबसे पहले तो हम एक कार्ड बनाएंगे और उसके बाद हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं HTML CSS की मदद से, और बाद में हम JS की मदद से एक दो प्रोजेक्ट्स करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप एक नया फाइल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेसिक्स। बेसिक्स नाम से एक फोल्डर बनाया मैं, और VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा आप। VS कोड या फिर कोई भी कोड एडिटर जो भी आपको अच्छा लगे डाउनलोड कर लीजिएगा से। और इसके बाद VS कोड अगर इंस्टॉल करने आप इसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं मेरे को, जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। नहीं तो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं VS कोड इंस्टॉल करने का। OS मैक OS में और विंडोज में कैसे इंस्टॉल करना है वो अलग अलग आप देख सकते हैं वहाँ से। बहुत ही छोटा प्रोसेस है। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये एक स्क्रीन दिखेगा जो सामने मुझे दिख रहा है। तो स्क्रीन को अब मुझे इस फोल्डर में काम करना है। ये जो है ना बेसिक्स फोल्डर, तो इसको VS कोड को बहुत ही इजी है यूज करना। आप तो एक नया फोल्डर बनाइए और उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा फोल्डर यहाँ पे आ गया। अगर आपको ये नहीं करना तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ओपन फोल्डर दिख रहा है आपको, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा डेस्कटॉप पे मैं बेसिक्स फोल्डर यूज करना चाहता हूँ तो मैं ये सेलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा बेसिक्स, और यहाँ से आप नया फाइल और नया फोल्डर यहाँ से VS कोड के अंदर से भी आप बना सकते हैं। इतना तक क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ। जैसे बेसिक्स में मैं आया, यहाँ पे मैं न्यू एक फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट न्यू डॉट txt के नाम से। आपको यहाँ पे न्यू डॉट txt दिख गया, ठीक है। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कोई यूज नहीं है। मैं इसे भी एक सेकंड के लिए कट कर देता हूँ और मैं आता हूँ अपने VS कोड में। यहाँ बेसिक्स में आता हूँ, मैं एक सिंपल एक बनाता हूँ इंडेक्स डॉट CSS नाम से फाइल बनाता हूँ, सॉरी HTML। अब HTML फाइल बनाने के लिए आपको याद रखिए डॉट के बाद HTML लिखना एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सटेंशन जो होता है डॉट के बाद जो भी चीज लिखा जाता है लास्ट में कोई भी फाइल के, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो HTML फाइल को HTML फाइल बनाने के लिए डॉट HTML आपको एक्सटेंशन लिखना जरूरी है। जैसे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए लिखते हो ना, जैसे मैं इट डॉट txt लिखता हूँ तो ये मेरा एक टेक्स्ट फाइल बन गया, ठीक है। वैसे ही आपको इंडेक्स डॉट html फाइल बनाने के लिए डॉट html एक्सटेंशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैं इसे भी अभी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मैं इसे भी थोड़ा कर देता हूँ। VS कोड में बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एक्सटेंशन ओपन कीजिएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा HTML। आपको यहाँ पे HTML स्निपेट, बॉयलर प्लेट, HTML CSS सपोर्ट, ये सब डाउनलोड कर लेना है। और लाइव सर्वर सर्च कीजिएगा। लाइव सर्वर ये जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मेरा इंस्टॉल है तो अभी डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा है इंस्टॉल करने का, आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब आते हैं इंडेक्स डॉट HTML में। तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क दे के जैसे ही इंटर कीजिएगा तो ये आपको कोड पहले से ही कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ दिखाऊँ आपको फिर से कट करके, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही मैंने इंटर किया आपको देख रहा होगा यहाँ पे कुछ एमिट एब्रिविएशन करके कुछ आ गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा कोड आपको दिख रहा है ये बॉयलर प्लेट कोड है। अब इसे एक एक करके समझते हैं ये क्या है। ये डॉक टाइप, अब सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप क्या करता है? डॉक टाइप बताता है कि किस वर्जन का HTML आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो वेब ब्राउजर जो है जहाँ पे आपका HTML वेब पेज, HTML से आप क्या बनाते हो? एक वेब पेज बनाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैं एक google.com मैं सर्च किया तो ये कोई एक पेज है, वेब पेज। वेब पेज मतलब वेब के ऊपर आपका कोई एक पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, तो आपको कंसोल में दिख रहा होगा HTML, ये दिख रहा है। ये आपका डॉक टाइप HTML, ये पूरा का पूरा HTML कोड आपको दिख रहा है यहाँ। और जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इधर HTML में
आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन सा पार्ट क्या है। जैसे ये div क्लास है तो ये उधर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कि div क्लास में क्या क्या है, फिर नीचे इसमें क्या है, ये क्या है। तो ये पूरा का पूरा HTML कोड पे ही आपका वेबसाइट बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यहाँ आपको देख सकते हैं डॉक टाइप HTML यहाँ भी लिखा होगा। तो इस वेब ब्राउज़र को जहाँ पे आपका HTML कोड या फिर वेबसाइट रन कर रहा है, उसको बताने के लिए कि आप कौन-सा वर्ज़न का HTML यूज़ कर रहे हो, आपको ये डॉक टाइप लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो वेब पेज समझेगा कि आप जो पुराना वर्ज़न है, जो स्टार्टिंग वर्ज़न है HTML का वो यूज़ कर रहे हैं, और इसमें आप बहुत सारे फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर पाएँगे, जो भी अपडेटेड HTML का अभी का वर्ज़न चल रहा है, ठीक है? उसके बाद आते हैं आपको ये HTML ये छोड़िए, हेड हेड टैग। सबसे पहले जैसे कोई भी टैग है, ये सब टैग है, ठीक है? हेड टैग, बॉडी हो गया, ये सब टैग है। अब टैग ओपन कैसे होता है? आप सिंपल ये ब्रैकेट देंगे, इसके अंदर जैसे कोई लिखे ए, ये टैग ओपन हो गया। यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज एंकर टैग। अब इसको मुझे क्लोज करना है तो मैं सिंपल यही करूंगा, तो ब्रैकेट लगाया, लेकिन उसके पहले ये एक स्लैश दे देंगे, ठीक है? आपको मैं जूम करके दिखा दूं, आपको एक स्लैश दे देना पड़ेगा, तो उसके बाद ये लिख के आप एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है? ये तो रहा बेसिक चीज। अब हेड आपको क्लियर हो गया क्या? हेड के यहाँ पे ओपन हो रहा है हेड, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं? आपको दिख रहा होगा ये मेटा का दो लाइन दिख रहा है। ये मेटा का टैग इसलिए हम यूज करते हैं ताकि आपका वेब पेज या फिर वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस में ज़्यादा कुछ एरर ना आए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव अच्छे से दिख सके। रिस्पॉन्सिव मतलब फ़ोन पे भी आपका अच्छा दिखना चाहिए, जैसे स्क्रीन बड़ा हो, लैपटॉप या फिर मॉनिटर पे भी आपका अच्छा दिखना चाहिए वेब पे। तो उसको करने के लिए आप उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, ठीक है? अब ये टाइटल, टाइटल क्या है? मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ एक्चुअली। आप जैसे लाइव सर्वर यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे एक्सटेंशन से, आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। आप पहले तो मैं ऐसे कर लेता हूँ सेव, और राइट क्लिक करके यहाँ ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे ही आप इसे कीजिएगा index.html को, आपका एक कुछ वेब पेज खुल के आ गया यहाँ पे, ठीक है? ये क्या दिख रहा है? ये पोर्ट कुछ बता रहा है कि 1 to 7 पॉइंट इतना होस्ट पे, इतना पोर्ट पे आपका index.html चलेगा। क्या मेरा फाइल index.html है? हाँ। और यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा ऊपर टाइटल में कुछ डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है? तो ये है टाइटल वेब पेज का जो आप यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ दूँ वेब और सेव कर दूँ, आप वापस आके देखेंगे ये चेंज हो गया, मेरा टाइटल क्या बन गया? वेब, ठीक है? अब कोई भी कोड, ये जो आपको पूरा व्हाइट सेक्शन दिख रहा है वेब पेज पे, उस वो सारा का सारा बॉडी के अंदर आता है, ठीक है? मतलब बॉडी के अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे इसके अंदर, आपका सारा का सारा ये व्हाइट वाला सेक्शन जितना दिख रहा है उस पे आएगा। इतना क्लियर है? चलिए, अब HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं। टैग्स क्या होता है? इसमें आपको लिख के दिखाऊं, H1 एक टैग है। जैसे ये मेरा खुद ब खुद को कैसे लिख के आ जा रहा है, देखिएगा एक चीज आप, मैं यहाँ H1 लिखे जस्ट अभी किया और ओपन किया, H1 मेरा खुद क्लोज हो गया। तो ये करने के लिए आपको HTML एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है? HTML एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट HTML आप सर्च कीजिएगा, तब भी HTML CSS सपोर्ट, ये सब 2 4 5 एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, तो आपका भी सजेशन आने आने लगेगा और ये खुद ब खुद से क्लोज हो जाएगा, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब मैं इसे लिखता हूँ, दिस इज H1 टैग। ये मैंने H1 जो है मैंने एक टैग ओपन किया यहाँ से, और इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज H1 टैग, और फिर मैंने H1 को क्लोज कर दिया। मैं इसे करता हूँ सेव और वापस आके देखता हूँ पेज पे, तो आप देख सकते हैं मेरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज H1 टैग, और तेज लिख दिया मैंने टैग, ठीक है?
टैग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे H1 को हम बोलते हैं हेडिंग टैग, H1 से लेके H6 तक। अच्छा मैं एक और लिखूं, दिस इज H2 टैग, और H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होता है ये, और मैं H6 लिखता हूँ, दिस इज H6 टैग। अब सारा टैग्स ही है तो सब में फर्क क्या है, इन सारे में डिफरेंस क्या रह गया। मैं इसे करता हूँ सेव और मैं पेज पे आके देखता हूँ। वेरी गुड, आपको कुछ दिखा। ये मेरा H1 टैग है, और H1 टैग जो है मेरा बोल्ड है। H2 टैग मैंने लिखा, H2 उस H1 से थोड़ा कम बोल्ड है, और H6 लास्ट में। H6 क्या है, सबसे छोटा दिख रहा है मेरे को, मुझे। तो H1 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है H1 को, और सबसे ज्यादा बोल्ड भी वही दिखता है। फिर H2 H3 H5, जैसे ही आप H1 से लेके H6 तक आइएगा, आपका बोल्डनेस है वो कम हो जाएगा, आपका फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। इसको भी बोलते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। अब मैं इसे कट करता हूँ सारा। और भी टैग्स में जैसे ये बताऊँ, एंकर टैग, ठीक है। मैं ओपन किया और खुद ब खुद क्लोज हो गया मेरा एक्सटेंशन की वजह से। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ, दिस इज एंकर टैग, ठीक है। और एंकर के पहले तो मैं ऐसे ही लिख देखता हूँ, आपको दिख रहा होगा दिस इज एंकर टैग, बॉडी के अंदर लिखा है, तो और ये आपको व्हाइट पेज के अंदर ही दिख रहा है। अब एंकर के अंदर जहाँ पे मैं ये ओपन किया हूँ उसको, ये सिंबल्स है, इससे पहले मैं आता हूँ और लिखता हूँ href इज इक्वल टू। अब ये क्या होता है, अब इसके अंदर जैसे मैं कोई भी लिंक दूँ, ठीक है, तो वो लिंक ओपन हो जाएगा जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ ये आपका क्लिकेबल बन गया। अब आप इसे क्लिक कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। अब ये मुझे क्लिक करने पे कहीं लेके नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने href के अंदर कुछ लिखा नहीं है। अब जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आया, मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, और यूट्यूब के ऊपर ये जो आपको लिंक दिख रहा है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और वापस आके href पे यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और मैं आके अपना वेब पेज पे देखता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे हवर कर रहा हूँ, नीचे देखिए मेरा youtube.com लिख के आ गया, मतलब मैं इसे जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझे यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। तो एंकर टैग हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें वेब पेज में कोई भी लिंक ऐड करना रहता है तब हम एंकर टैग यूज करते हैं। और इस एक पूरे को पूरे, ये एंकर टैग जहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, और इसके अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है, पूरे के पूरे को हम बोलेंगे एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने देखा, हेडिंग टैग देख लिया मैंने, एंकर टैग देख लिया, फिर देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए यूज होता है पी से, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक स्लैश लगा के पी क्लोज हो गया खुद ब खुद, और मैं लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ टैग। मैं इसे करता हूँ सेव, तो वापस आके देखता हूँ, आप देख सकते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग मेरा करके आ गया है। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये एंकर टैग और पैराग्राफ टैग मैंने एक के बाद दूसरा लिखा है। तो एंकर टैग, दिस इज एंकर टैग यहाँ पे लिखा, और उसके एक लाइन स्किप करके दिस इज पैराग्राफ टैग जो है नीचे आया। तो ये ऐसा क्यों हुआ। और अगर मैं लिखता यहाँ पे स्पैन हाई, स्पैन भी एक टैग है, उसके अंदर मैं हाई लिखता हूँ। अब एक तो हाई लिख दिया, मैं एक और स्पैन बनाता हूँ, लिखता हूँ दिस इज स्पैन, इसे करता हूँ सेव, और वापस से आके देखता हूँ। ये आपको कुछ समझ में आया। मैंने एक एंकर टैग बनाया, फिर पैराग्राफ टैग बनाया, फिर दो स्पैन टैग बनाया। आप देख रहे हैं एंकर टैग मैंने बनाया, उसके बाद पैराग्राफ टैग मेरा नेक्स्ट लाइन पे शुरू हुआ, लेकिन स्पैन टैग बनाया हाय, ये स्पैन टैग बना के मैंने क्लोज कर दिया है। ये यहाँ तक है, लेकिन उसके बाद एक और मैंने स्पैन टैग बनाया, दिस इज स्पैन, वो भी यही सेम लाइन पे आ गया, वो नीचे क्यों नहीं गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का।
इनलाइन एलिमेंट क्या होता है कि एक ही लाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे स्पैन जो मैंने यूज किया वो एक इनलाइन एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बोला जहाँ से आप टैग को स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, और जहाँ पे आप टैग को क्लोज कर रहे हैं पूरे के पूरे को बोलते हैं हम एक एलिमेंट। तो ये स्पैन एक एलिमेंट हुआ, और ये दूसरा स्पैन ये भी एक अनदर एलिमेंट है, और ये दोनों एक ही लाइन में है। तो ये जो स्पैन जो टैग है ये इनलाइन एलिमेंट हो गया आपका, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, स्पैन। और एंकर टैग और पैराग्राफ टैग, क्योंकि ये दोनों नेक्स्ट लाइन में आ गए, अलग अलग लाइन में, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो पूरा का पूरा विड्थ यहाँ से लेके लास्ट तक ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसे देखने के लिए मैं पहले तो इसे कट करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है, यहाँ से सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ पैराग्राफ पे, मतलब क्लिक नहीं, हवर करूँ, मतलब यहाँ पे माउस अपना लेके आऊँ, आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ मेरा पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे, कि मैं इस पूरा विड्थ जो है पूरा ऑक्यूपाई कर ले रहा है वेब पेज का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक। अब पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर ले रहा है, इसीलिए जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इसके एक लाइन बाद से शुरू हो रहा है। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ब्लॉक किसको बोलते हैं, जो पूरा का पूरा विड्थ घेर लेता है, पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक। तो ये एलिमेंट जो है पैराग्राफ टैग वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। एंकर टैग देखिए शायद ये है एंकर टैग, देखिए क्योंकि मैंने दो एंकर टैग लिखा, वो सेम लाइन में लिखा इसलिए नहीं सेम लाइन पे आ रहा। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, मैंने नीचे इसे भी लिख दिया, करता हूँ सेव और वापस से आता हूँ। अब देखिए दिस इज एंकर टैग, फिर हाय, ये दोनों एंकर टैग, ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, अलग अलग एंकर टैग मैंने बनाया, मतलब दो एलिमेंट्स मैंने बनाए और दोनों सेम लाइन में आ गए, तो ये इनलाइन एलिमेंट्स हो गए। तो एंकर टैग जो है वो आपका इनलाइन एलिमेंट्स है, वो मैं इस पे मैं हवर करके दिखाऊं तो ये सिर्फ उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है जितना इसे जरूरत है। इसे भी मैं करके दिखाता हूँ, और स्पैन भी इनलाइन एलिमेंट्स है, तो मैं इस पे दिखाऊं, ये सिर्फ उतना ही विड्थ कवर कर रहा है जितना कि इसे जरूरत है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं पैराग्राफ पे हवर करूं, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू लाइन में पूरा का पूरा विड्थ ले चुका है ये, ठीक है। तो ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आपको क्लियर हुआ, चलिए बहुत सही। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो हम आगे बात करते हैं। और भी बहुत सारे टैग्स हैं, एक मिनट में इसे खाली कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है, सेव करता हूँ। यहाँ मेरा पूरा खाली हो चुका है। तो अब मैं जैसे आप देखते हैं कोई भी वेबसाइट पे इमेज ऐड हो, इमेज बहुत सारा रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कुछ एक वेबसाइट ऐसे मैं ओके रैंडमली कुछ भी कर दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो वेब पेज पे इमेज कैसे ऐड करते हैं मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको एक टैग यूज करना पड़ता है, इमेज IMG टैग, ठीक है। अब IMG टैग जैसे ही मैं इंटर किया, आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ क्लोज IMG करके नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है। क्यों, ये IMG का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें सिर्फ हम IMG को यहाँ से सिर्फ ओपन करते हैं, इसे क्लोज नहीं करते हैं। अब मैं इसे करता हूँ सेव और वापस आके देखता हूँ, आप बोलेंगे यहाँ पे मुझे कोई इमेज दिखाई नहीं, ठीक है। तो इमेज ऐड करने के लिए उसका लिंक भी तो होना चाहिए, इमेज होना भी तो चाहिए कि कौन सा इमेज है। तो उसके लिए आप ये जहाँ पे आप ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट से, मतलब ये अ, जो भी है ये सिंबल से जैसे ही आप ओपन कर रहे हैं, उससे एक पहले आइएगा और लिखिएगा SRC इज इक्वल टू, SRC क्या है, सोर्स, ठीक है, मतलब वो इमेज का लिंक वो कहाँ पे है इमेज। मैं इसी को उठा लेता हूँ, ओके को ये करता हूँ राइट क्लिक और कॉपी इमेज एड्रेस। अब देखिए जैसे ही मैं इमेज एड्रेस पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और इंटर करूंगा, मुझे वो इमेज मिल गया, मतलब ये इमेज का ये लिंक है पूरा का पूरा।
मैं इसे src में पेस्ट कर देता हूँ, करता हूँ सेव, तो वापस आके वेब पेज पे देखता हूँ तो आप देखिए मेरा इमेज आ चुका है ओके करके। ठीक है, वेब पेज पे मेरा एक इमेज आ चुका है जो मैंने ऐड किया है। ये क्लियर हुआ आपको कैसे इमेज को ऐड किया जाता है? अब क्योंकि ये बहुत सा भद्दा सा दिख रहा है, ये आपको बहुत ही एक, ये आप देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ये आपको इमेज यहाँ पे, और जो हमने बनाया है ये वो बहुत भद्दा लग रहा है। तो इसको सही करने के लिए, इसको स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। CSS क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। जैसे मैं आपको कुछ कुछ लिख के दिखा दूं, पहले आप बताइए मुझे, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है, बहुत सही। चलिए, ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग बना लेता हूँ H2 के नाम से, दिस, और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज हेडिंग टैग। सेव करता हूँ, देख सकते हैं आप मेरा हेडिंग टैग यहाँ पे आ गया है, दिस इज हेडिंग टैग करके H2। ठीक है, अब मुझे इसे डेकोरेट करना है, कुछ सजाना है। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज नीचे आए यहाँ पे करके बीच में कुछ, और ये मेरा टैग कुछ यहाँ पे ऊपर बीच में जाए। ठीक है, तो ये सब करने के लिए ऊपर जितना सजाते हैं हम, डेकोरेट करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। अब CSS के कितना प्रकार होता है? एक तो होता है इनलाइन CSS की, आप जहाँ पे आप ये H2 को मुझे देना है CSS, मतलब H2 को सजाना है, तो H2 जहाँ पे आप ओपन किए हैं उससे एक पीछे आके आप एक तो यहाँ से स्टाइल लिख के इक्वल टू और डबल कोट्स, इसके अंदर आप लिख सकते हैं CSS कोड, यहाँ से आपका स्टाइल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। दूसरा होता है आप एक नया पेज ही बना लें, जैसे मैं यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ index.css के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आप उसका कोड लिखें जितना भी है CSS कोड। ठीक है, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले हम इंटरनल देखेंगे, इंटरनल बाद में देखेंगे। इंटरनल में मैं पहले इनलाइन पे आ जाता हूँ। इनलाइन कहने का मतलब, मैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसका नाम सही इनलाइन मतलब लाइन के अंदर ही CSS आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा H2 खत्म हुआ है, खत्म सॉरी बोल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ओपन किया मैंने H2, इसे एक पीछे आके मैं लिखता हूँ स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स। अब इसके अंदर मैं लिखा कलर सेमीकोलन, और मैं देता हूँ इसे रेड। सेव करके आते हैं अपने यहाँ पे, देख सकते हैं आप टेक्स्ट कलर जो है आपका वो रेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड ना होके कुछ और रहे। तो ये कलर जैसे ही मैंने ऐड किया, इसे और एक और प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए आपको सेमी कॉलन लगाना होगा। सेमी कॉलन के बाद आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड। ये देखिए मेरा बहुत सारा सजेशन आने लगा। ठीक है, ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखें, इसलिए आपको सजेशन आ रहे हैं। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ इशू बता रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सपेक्टेड, मतलब ये आपका एक्सटेंशन डाउनलोड करने का ये भी एक फायदा होता है कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो आपको पहले ही बता देता है कि आप यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ येलो, सेव, और मैं आता हूँ यहाँ पे। अब देखिए बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा येलो हो चुका है। और क्योंकि ये H2 या फिर जो भी जितना भी हेडिंग टैग है वो मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ठीक है, ब्लॉक लेवल्स क्या होता है कि पूरा का पूरा विड्थ जितना है वो घेर लेता है, पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है। अब क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था H2 को, तो H2 पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा ये येलो हो चुका है। और कलर क्या करता है, कलर सिर्फ आपका टेक्स्ट का कलर बदल देता है। आप यहाँ से भी VS कोड में यहाँ से चेंज पे कलर पे आप कवर कीजिएगा, माउस लेके जाइएगा तो आपको बहुत सारे पेटल्स आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से भी आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ हम कैसे ऐड कर रहे हैं ये चीजें। मैं इसे सिंपली वापस से कंट्रोल Z करके पीछे आ जाता हूँ।
मैं इसे दे देता हूँ रेड वापस से। दिस इज हिडन टैग आपका दिख रहा है। चलिए क्लियर है, क्लियर है इतना। तो हम अभी तक सीखे क्या क्या सीखे। HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्यों यूज होता है, कोई भी एक वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। HTML स्टार्ट होता है आपका डॉक टाइप से। डॉक टाइप क्या करता है, डॉक टाइप आपको बताता है कि किस वर्जन का HTML क्या हो गया। डॉक टाइप आपका क्या होता है, डॉक टाइप आपको बताता है कि किस वर्जन का HTML आप यूज कर रहे हैं। किसको बताता है, ये ब्राउजर को बताता है जहाँ पे आपका वेब पेज है अभी पे। जैसे मेरा वेब पेज अभी क्रोम पे है यहाँ पे, तो इस ब्राउजर को बताएगा, क्रोम ब्राउजर को, कि जो भी वर्जन है मेरा HTML का उसे वो बता देगा, ठीक है। अब हमने फिर देखा टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, मैंने फिर हेडिंग टैग आपको बताया कि H1 से H6 तक पूरा हेडिंग टैग होता है। H1 क्या होता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, सबसे ज़्यादा बोल्ड होता है, उसका फॉन्ट साइज बड़ा होता है। और जैसे जैसे आप H1 से लेके H6 तक नीचे आएंगे, आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। फिर हमने एंकर टैग का बात किया। एंकर टैग क्यों हम यूज़ करते हैं, कोई भी लिंक ऐड करने के लिए। फिर इमेज टैग मैंने बताया आपको कैसे यूज़ होता है, IMG। इसे फिर क्लोज नहीं किया जाता है IMG को, एक स्लैश देके। और इमेज का लिंक आपको src इज इक्वल टू सोर्स के अंदर आपको देना रहता है लिंक। तो आपका इमेज ऐड करने सिखाया। उसके बाद हमने थोड़ा इनलाइन CSS देखा। ये पूरा का पूरा आपका CSS कोड है, ठीक है। अब इनलाइन CSS इंटरनल इंटरनल सबसे पहले CSS को हम दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक तो इंटरनल CSS हो गया, एक एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS उसे बोलते हैं जो भी CSS का कोड, जैसे ये मेरा HTML फाइल है, आप इसी के अंदर लिख रहे हैं, कहीं भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या हो गया, जैसे मैंने एक CSS कोड बनाया था बाहर, ये मैंने एक अलग से फाइल ही बना दिया दूसरा, तो वो एक्सटर्न, इसमें फिर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो एक्सटर्नल CSS कहलाएगा मेरा, ठीक है। तो ये आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने बोला था कि इंटरनल CSS वो होता है कि आप कोड कहीं भी लिखें, तो क्या इन मतलब HTML इस फाइल के अंदर ही, तो क्या मैं ये कोड कहीं और लिख सकता हूँ CSS कोड? हाँ जी, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। मैं इसे करता हूँ एक मिनट, कट, सेव, रिफ्रेश। ये देखिए, आपको अभी मैं जो बताया था वो था इनलाइन CSS। अब आप एक और, इस टाइटल के बाद और हेड क्लोज होने से पहले आप एक टैग बना लेंगे स्टाइल के नाम से, इसे कर देंगे क्लोज। अब इसके अंदर जैसे मुझे H2 का करना है, ठीक है, H2 को स्टाइल देना है, तो मैं लिखता हूँ H2, क्योंकि ये टैग है, टैग आप डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे मुझे इमेज का कुछ करना था, तो मैं सिर्फ इमेज, क्योंकि टैग है तो सिर्फ IMG लिखूंगा। अब क्योंकि मुझे अभी H2 में देना है, बैटरी मेरा हो गया ऑफ, चलिए, क्योंकि मुझे ये H2 है ना, दिस इज हेडिंग टैग, ये H2 में है तो मुझे इसे स्टाइल देना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे H2 करली ब्रैकेट, और इसके अंदर फिर से देख लीजिए क्या किया मैंने। H2 करली ब्रैकेट मैंने ऑन किया, मतलब ओपन किया, ये क्लोज खुद ब खुद कर दिया मेरा एडिटर। फिर मैं इंटर किया बीच में करके, तो आप यहाँ पे आ गए। अब मैं लिखता हूँ कलर। कलर लिखने के बाद मैं देता हूँ कोलन, फिर कर देता हूँ रेड, सेमी कोलन, से करता हूँ सेव, और वापस आके देखता हूँ। ये देखिए मेरा CSS कोड लग चुका है। मैं फिर इंटर देके बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ। आपको बहुत सारे सजेशन आने लगे बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड कलर, मैं इसे दे देता हूँ फिर से येलो। इस बार येलो नहीं देते हैं, इस बार देते हैं ब्लैक। सेव करके यहाँ पे आते हैं, देखिए आपका स्टाइल लग चुका है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरनल CSS। क्लियर है इतना। या तो आप, अब एक और चीज, अगर भैया मैं स्टाइल यहाँ भी लिख दूं और यहाँ भी लिख दूं, तब क्या होगा, आइए जी करके देखते हैं। ऊपर तो मैंने लिख दिया, अब यहाँ भी मैं लिखता हूँ स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू
मैं लिख देता हूँ कलर, क्या दे दूँ, व्हाइट दे देता हूँ, कलर व्हाइट। सेव करता हूँ। अब मैंने यहाँ भी कलर दिया रेड H2 को, और यहाँ दिया मैंने कलर व्हाइट। अब कौन सा CSS अप्लाई होगा आप बताइए मुझे। अब यहाँ पे इंटरनल CSS का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, इसलिए जो भी मैंने, सॉरी, इनलाइन CSS का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, इसलिए जो भी इनलाइन में लिखा हुआ है स्टाइल, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने इनलाइन के अंदर व्हाइट लिखा है कलर, तो कलर मुझे यहाँ पे व्हाइट ही शो होगा। ठीक है, रेड शो नहीं हुआ क्योंकि इसका प्रायोरिटी कम है इनलाइन, इंटरनल CSS इनलाइन CSS से। ना क्लियर है आपको? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी CSS में इनलाइन CSS को दिया जाता है। क्लियर है इतना आपको? CSS मैंने आपको सिखाया कि इनलाइन CSS ऐड करना सिखाया, फिर इंटरनल CSS बताया, लेकिन अभी तक एक्सटर्नल नहीं बताया। तो अब हम एक्सटर्नल देखने वाले हैं। ठीक है, मैं इसे वापस कर देता हूँ कट, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, स्टाइल को करता हूँ सेव। चलिए, अब टाइटल से पहले, ठीक है, या फिर टाइटल के बाद, जब भी आपका, जहाँ भी ऊपर नीचे जहाँ भी आपका मन करे, वैसे मैं टाइटल से ऊपर ही लिखता हूँ, प्रीफर करता हूँ लिखना। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ लिंक, और मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए, मेरा खुद ब खुद इतना कोड दे दिया ये एक्सटेंशन का यही फायदा होता है। ठीक है, अब href मैंने अभी आपको बताया था, href क्या करता है, लोकेशन देने के लिए, मतलब उसका लिंक देने के लिए कि कहाँ पे वो चीज फाइल है या फिर वो इमेज कहाँ पे है, वो पाथ बताता है इसका। तो ये लिंक, लिंक के अंदर मैंने क्या देखा, रिलेशन मेरा बता रहा है स्टाइल शीट, मतलब ये स्टाइल का शीट, स्टाइल का कोई शीट है या फिर फाइल है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, देखिए मेरा सोल्यूशन आ गया इंडेक्स डॉट सी एस एस के नाम से, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फाइल बना चुका है इंडेक्स डॉट सी एस एस। अगर ये फाइल नहीं रहती तो मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ इसे। मैंने कर दिया ऐसे डिलीट। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, हटा देते हैं इंडेक्स, इंडेक्स डॉट सी एस एस का फाइल आपको नहीं दिखेगा, तो मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस लिखूँ और सेव कर दूँ। कंट्रोल को प्रेस करके मैं जैसे ही इसे ओपन करूंगा, आपको दिखेगा अनेबल टू ओपन index.css, द एडिटर कुड नॉट ओपन बिकॉज इट वाज नॉट फाउंड। ये फाइल यहाँ पे है ही नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगी, या तो आप क्रिएट कर सकते हैं या कैंसिल कर देते हैं। मैं अभी कर देता हूँ क्रिएट, तो आपको index.css के नाम से एक अलग फाइल दिख गया। ठीक है, तो आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं फाइल्स को। चलिए, और जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके index.css को क्लिक करूंगा, आप index.css फाइल के अंदर आ जाएंगे। अब चलिए, मैं ये देखिए कोई स्टाइल नहीं है, स्टाइल करके देखता हूँ एक्सटर्नल CSS से। अब एक्सटर्नल CSS है तो फाइल हम जो बनाए हैं index.css उसके अंदर आते हैं। अब क्योंकि मुझे स्टाइल H2 को देना था, मैं H2 लिखता हूँ, और क्योंकि ये टैग है तो सिर्फ टैग के पहले ना डॉट लगाते हैं ना हैश लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। डॉट क्लास को लगाते हैं, क्लास नेम को, और हैश लिखते हैं आईडी को। ये क्लास नेम और आईडी क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले तो टैग्स में देख लेते हैं। टैग्स था H2 मेरा, H2 को मैंने लिखा, फिर करली ब्रैकेट्स, इंटर, मैं इसे देता हूँ कलर ब्लू, सेमीकोलन, सेव करता हूँ, वापस आके देखता हूँ, तो देखिए ये मेरा कलर ब्लू हो चुका है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेव, और आके देखता हूँ तो बैकग्राउंड पूरा का पूरा मेरा ब्लैक हो चुका है, बैकग्राउंड कलर इसका हेडिंग का H2 का। अब मैं, ये तो एक्सटर्नल CSS था, और इंटरनल में अगर मैं इनलाइन में सेम चीज लिख दूं, स्टाइल इक्वल टू, और मैं यहाँ दे दूं कलर रेड। ठीक है, अब देखिए आप, एक्सटर्नल में मैं कलर ब्लू दिया हूँ और इंटरनल में मैं कलर रेड दिया हूँ लाइन में, तो कौन सा अप्लाई होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनलाइन CSS का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपका कौन सा अप्लाई होना चाहिए? रेड। तो आप देखिए क्या यहाँ पे अप्लाई हुआ है, रेड। तो ये रेड जो है ओवर राइट कर दिया ब्लू को। अब मैं, ये तो समझ में आ गया कि इंटरनल CSS का इससे एक्सटर्नल से ज्यादा होता है प्रायोरिटी। मैं इसे हटा देता हूँ और लाइन को, और यहाँ भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा H2,
कलर मैं इसे दे देता हूँ व्हाइट, सेमीकोलन। अब कौन सा अप्लाई होगा, व्हाइट या फिर ब्लू? अभी भी व्हाइट अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल सीएसएस है, फाइल के अंदर ही लिखा हुआ है, और ये रेड ब्लू जो है आपका वो बाहर बना हुआ है, तो बाहर वाले का प्रायोरिटी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू जो अंदर लिखा हुआ है। अब अंदर में भी दो दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ, एक तो मैं हेड के अंदर लिखूँ या फिर एक इनलाइन लिखूँ, लाइन के अंदर ही लिखूँ। जैसे मैं लिखूँ लाइन के अंदर स्टाइल इक्वल टू, कलर दे दिया मैंने ऑरेंज, करता हूँ सेव। अब देखिए 3 सीएसएस में लिख दिया हूँ कलर को, एक तो दिया व्हाइट, एक दिया ऑरेंज और एक दिया ब्लू। अब क्योंकि इंटरनल सीएसएस है तो एक्सटर्नल सीएसएस पे अप्लाई होगा नहीं इस पे कलर ब्लू, ये तो पहले ही हट गया। अब ये दोनों में कौन सा अप्लाई होगा? अब प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसका मैंने बताया था, इनलाइन सीएसएस का। तो ये इनलाइन के अंदर ये जो आपको सीएसएस दिख रहा है ऑरेंज, वो ओवरराइड कर देगा किसको, व्हाइट को। तो आपको दिखेगा कौन सा, ऑरेंज। तो दिख रहा है ऑरेंज कलर। तो ये था बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस का कॉन्सेप्ट। कितना तो क्लियर हुआ? चलिए अब आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे और उसको हम प्रॉपरली डेकोरेट करेंगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलिए, थैंक यू।